साथियों नमस्कार। बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बीईओ चैनल के विशेष कार्यक्रम प्रेरक बातें में हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के 1 से 3 भाग तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज इस मॉड्यूल के अंतिम और चौथे भाग को जानेंगे। ध्यानाकर्षण के भाग 4 में 5 परिशिष्ट दिए गए हैं और इन परिशिष्ट के अंतर्गत आरंभिक परीक्षण प्रपत्र, अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण, ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ साथ ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी दी गई है। आइए इन सभी भागों को क्रमशः देखते हैं। ध्यानाकर्षण भाग 4 परिशिष्ट 1 आरंभिक परीक्षण प्रपत्र, परिशिष्ट 2 अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण, परिशिष्ट 3 ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका, परिशिष्ट 4 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न फैक्ट, परिशिष्ट 5 ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी। परिशिष्ट 1 में आरंभिक आकलन यानी आधारभूत असेसमेंट परीक्षण प्रपत्र के नमूने दिए गए हैं। इनमें हिंदी विषय, गणित विषय, अंग्रेजी विषय और विज्ञान यानी हमारा परिवेश के आकलन प्रपत्र तैयार किए गए हैं। परिशिष्ट 2 अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण। इसके लिए एक शीट बनाई जाएगी जिस पर विद्यालय का नाम, विद्यार्थी का नाम, शैक्षणिक वर्ष और विषय के साथ साथ कक्षा का उल्लेख होगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 के हिंदी भाषा के अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण की ये शीट देखिए। इसमें क्रमशः प्रमुख अधिगम परिणाम यानी लर्निंग आउटकम्स लिखे गए हैं। साथ ही अधिगम परिणाम प्राप्ति की स्थिति भी लिखी गई है, जिसके 3 भाग हैं: पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से, नगण्य। जैसे पहले लर्निंग आउटकम है बच्चे कक्षा में उपलब्ध चित्र, फ्लैश कार्ड, पोस्टर्स, चार्ट को देखकर बातचीत करते हैं। यदि बच्चा ये पूरी तरीके से कर रहा है, जिसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। यदि बच्चा इस लर्निंग आउटकम को आंशिक रूप से प्राप्त करता है तो 2 या 1 नंबर। यदि बच्चा इस लर्निंग आउटकम से पूरी तरह अनभिज्ञ है तो नगण्य माना जाएगा, अर्थात 0 लिखा जाएगा। साथियों, रिमेडियल टीचिंग के लिए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। इसका मुख्य भाग है 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर। मिशन प्रेरणा क्या है, मिशन प्रेरणा के कौन कौन से चरण हैं और मिशन प्रेरणा का क्रियान्वयन किस तरह से किया जाना है, इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ प्रेरक बातें के एक्सपर्ट्स व्यू सेक्शन के दौरान फिरोजाबाद की एसआरजी श्रीमती जया शर्मा जी अपने विचार हम सभी के साथ साझा करेंगी। और उनके ठीक बाद टीचर्स टॉक सेक्शन में शामली जनपद के विकास क्षेत्र कैराना से प्राथमिक विद्यालय बीनड़ा नंबर 1 के प्रधानाध्यापक श्री विवेक मलिक अपने विचार रखेंगे। तो आइए जानते हैं मिशन प्रेरणा के बारे में इन अध्यापकों के विचार। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के प्रेरक बातें कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जया शर्मा, एसआरजी फिरोजाबाद। जया जी, जो मिशन प्रेरणा है उससे क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है और ये प्रोग्राम किस तरीके से है, थोड़ा इस बारे में बताइए। मिशन प्रेरणा हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का एक सपना है, जिसके तहत प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। जैसा कि हम सभी अपने परिषदीय स्कूल में देखते हैं कि प्राय बच्चों को जितना आना चाहिए उनको उतना नहीं आता। इसी की संकल्पना को लेते हुए, इसी सपने को साकार करने के उद्देश्य से मिशन प्रेरणा की स्थापना की गई है। इसी संकल्पना को लेते हुए ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत मिशन प्रेरणा को सभी जनपदों में लागू किया है, जिसमें हमारे आदरणीय श्री विजय किरण आनंद जी ने भरसक प्रयास किया है। हम सभी को अवसर दिया है कुछ अच्छा करने का, बच्चों को कुछ अच्छा बनाने के लिए, बच्चों को स्कूल को आकर्षक बनाने के लिए और स्कूल को इतना सुंदर तथा हम इतना सुलभ बना दें कि छात्र स्वयं ही स्कूल में आने के लिए प्रेरित हो। जी, तो जया जी, मिशन प्रेरणा में एसआरजी अध्यापकों का क्या रोल रहेगा इसमें? मिशन प्रेरणा में एसआरजी का अध्यापकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बेसिकली हमारी जो ताकत है, हमारी जो पावर है, वो हमारे बच्चे हैं। तो हमें अपने बच्चों पर ध्यान केंद्रित करके
बच्चों को हर प्रकार के अवसर प्रदान करने हैं कक्षा के अंदर, जी। क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चों में सीखने की असीमित क्षमताएं होती हैं, उनके अंदर बहुत जिज्ञासाएं होती हैं, वो बहुत कल्पनाशील होते हैं। जो बच्चा कक्षा 1 या 2 में विद्यालय में आता है, कई बार कुछ बच्चे बहुत संकोच करते हैं टीचर से, हम पढ़ाते हैं बच्चों को बैठ के, तो यदि हम बच्चे को कोई कहानी सुनाते हैं या कोई प्रसंग बताते हैं तो बच्चा उसको कल्पना करके और अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बताता है। तो ये इसमें भी मिशन प्रेरणा का एक ये उद्देश्य है और इसमें हम सफल होते हैं। जी मैम, बहुत बढ़िया बात कही है आपने मैम कि इसमें बच्चों के अंदर बहुत ही असीमित जो है क्षमताएं हैं और उनको उभारना, उनको अवसर देना वो अध्यापक के कौशल पर निर्भर करता है और हमें मिशन प्रेरणा में करना भी यही है। तो मैम, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 पुस्तिकाएं तैयार की गई हैं शिक्षकों के लिए। उसमें ध्यान आकर्षण है, आधारशिला है और शिक्षण संग्रह है। तो आधारशिला जो है कक्षा 1 और 2 से संबंधित है। तो मैम, जो हमारी नींव है कक्षा 1 व 2, इस संबंध में आप क्या कहना चाहती हैं कि हमें किस तरह से लाभ मिलेगा इन पुस्तिकाओं से? देखिए, किसी मिशन प्रेरणा में आधारशिला का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो बच्चा, छोटा बच्चा होता है, घर से स्कूल आता है, कक्षा 1 में एडमिशन लेता है, वो एक अबोध होता है, एक कोरा कागज होता है, तो उसको किस तरीके से हमको सिखाएं, उसको अवसर दें। दूसरे, ऐसा देखा जाता है प्राय कि कक्षा में जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ बच्चे तो तुरंत जवाब देते हैं। मानो किसी कक्षा में 40 बच्चे हैं, उसमें से 8 बच्चे 10 बच्चे तुरंत हाथ ऊपर करते हैं, मैडम हम बताएं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो आंसर जानते हैं, वो जवाब जानते हैं इसका ये, लेकिन संकोच करते हैं। तो उसमें एज ए शिक्षक हमारा ये फर्ज बनता है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चे हमसे छिप रहे हैं या हमसे संकोच कर रहे हैं तो हम उनको पास बुलाएं और पास बुला के उनसे कहें कि बेटा आप कितने होशियार हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, बोलो बेटा आप क्या सोच रहे हो। तो यदि बच्चा हमें हमारी बात पे इस पे मुंह से बोलता भी है तो ये हमारा मिशन इसमें सफल होता है, क्योंकि वो बोला मुंह से। हो सकता है वो गलत बोल दे, वो जवाब गलत दे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा उसको अवसर तो मिल ही रहा है ना, अपनी उसको हमने अवसर दिया जी। इससे उसकी प्रतिभा निखर के सामने आती है। जो हिडन कोई टैलेंट्स होते हैं बच्चे के अंदर, वो बातचीत करने से, संवाद करने से सामने आ जाते हैं जी। मैम, थोड़ा मैं जानना चाहूंगा ध्यानाकर्षण जो पुस्तिका है, थोड़ा उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें। देखिए, उसमें ये है कि हमको ये ध्यान देना है कि किस बच्चे का सीखने का क्या लेवल है। एक्चुअली मेरे विचार से एक अच्छा शिक्षक वो है जो बच्चों को सिखा पाए जी। तो हमें बच्चों को देखते हुए कि उस बच्चों का किस तरह से बच्चे सीखेंगे, उनका कहाँ ध्यान कैसे करके, इसमें हम एक तरीका कर सकते हैं, ग्रुप बना के बच्चों को, जो होशियार बच्चे हैं उनके साथ हम 2 बच्चे मीडियम रख सकते हैं, जिससे वो भी उनका स्पीड उनकी स्पीड बढ़ेगी और इससे उनको फायदा मिलेगा। जी, बहुत अच्छी बात है मैम। और मैम, अब अंत में मैं चाहता हूँ कि आप सभी अध्यापकों के लिए कुछ संदेश देना चाहें। जैसे आप एसआरजी में एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो बाकी जनपदों के अध्यापकों को भी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मेरा सभी शिक्षक भाइयों से, बहनों से यही कहना है जी कि ये जो मिशन प्रेरणा है ये एक टीम वर्क है। ये सिर्फ एआरपी या एसआरजी इनके करने से सफल नहीं होगा। इसमें हम सभी को एक होकर टीम के साथ पूरे उत्साह से लगना पड़ेगा। हमें ये ध्यान नहीं देना है कि हमारा जिला प्रेरक होगा, हमारा ब्लॉक प्रेरक होगा, अपितु हमको ये ध्यान देना है कि मैं प्रेरक बनूं। मैं स्वयं प्रेरक बनूंगा तो मेरा विद्यालय प्रेरक बनेगा, मेरा विद्यालय प्रेरक बनेगा तो मेरा ब्लॉक प्रेरक बनेगा, मेरा ब्लॉक प्रेरक बनेगा तो मेरा जनपद प्रेरक बनेगा। कि हमें प्रेरक खुद को बनाना है, तभी विद्यालय से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला और जिले से प्रदेश की तरफ जा सकते हैं। जी। आपको बेसिक एजुकेशन चैनल पे जो कार्यक्रम है मैम कैसे लगते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी हमें सुझाव देना चाहेंगे कुछ? हाँ, बिल्कुल प्रेरणा स्रोत हैं सभी के, मैं देखती रहती हूँ अक्सर। अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा लगता है। तो जया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बेसिक एजुकेशन चैनल इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता है। जी धन्यवाद। ओके। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए और बच्चों के ठहराव के लिए हमें क्या क्या विधियां
या शिक्षण तकनीक अपनानी चाहिए सर? बच्चों की कक्षा में उपस्थिति बढ़ाने के लिए और ठहराव के लिए हमें दीक्षा ऐप, प्रिंट रिच और फ्लैक्स, TLM इत्यादि तरह के मॉडल का प्रयोग, इस तरह की गतिविधियों का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए और बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। सबसे मेन बात यह है, बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार और उनके साथ घुल मिलकर उनके पारिवारिक जैसा व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो अपनी बात को आप अपनी बात को साफ कहने से हिचके ना और अपनी बात को बिल्कुल साफ स्पष्ट कह सके। अगर उनके साथ मित्रवत व्यवहार होगा तो वे अपनी बात को निसंकोच अध्यापक से कह सकेंगे। सर, बच्चों की शैक्षिक अधिगम प्राप्ति में सामुदायिक सहभागिता को आप कैसे देखते हैं? उसका कैसे रोल है? उसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं? उसका सबसे मेन रोल है, बहुत मेन रोल है, क्योंकि बच्चा सामुदायिक सहभागिता के बिना विद्यालय में तक नहीं पहुंच पाएगा। जब तक सामुदायिक सहभागिता नहीं होगी तब तक विद्यालय में बच्चों का ठहराव नामुमकिन है। सामुदायिक सहभागिता के लिए हमें बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करना होगा, समय समय पर PTM और जो हमारी SMC की बैठकें हैं उनमें सजीवता लानी होगी, व्यावहारिक रूप से लाना होगा जी, ताकि वो भी अपने बच्चों की ताकि अपनी प्रगति को जान सके और विद्यालय में क्या चल रहा है और क्या क्या योजनाएं हैं और भविष्य के क्या प्रोग्रेस है, इस बारे में भी अध्यापकों से रूबरू हो सके। अगर हम गतिविधि कराएंगे तो फिर हम बाकी सिलेबस कैसे पूरा कर पाएंगे? थोड़ा इस भय को कह लीजिए, इस होवे को कम करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? इसके लिए तो बस यही है कि सिलेबस पूरा करने पर जोर ना दिया जाए, मतलब ये ना किया जाए कि पाठ्यक्रम पूरा करना है, बल्कि हमें इस बात पर जोर दिया जाए कि बेसिक, जैसे बुनियादी शिक्षा, जैसे प्रेरणा लक्ष्य है, बुनियादी शिक्षा पर जोर है। विशेष तौर पर हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि बच्चे को जितना भी सीखे वह उसे अच्छी तरह आना चाहिए, उसे उसकी मतलब नींव मजबूत होनी चाहिए, न कि पाठ्यक्रम पूरा करने पर जोर दिया जाना चाहिए। अगर बच्चे के बेसिक जो है, अगर आज पहला पाठ याद नहीं है तो चाहे उसे आपने 10 पाठ पढ़ाए हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। जी बिल्कुल। पाठ में से आपके 4 पाठ हैं जी जी, लेकिन वे 4 पाठ अगर अच्छी तरह से उसने कर लिए तो मैं समझता हूँ आने वाले 4 पाठ तक वो बाकी 10 की भी समझ पकड़ लेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। विवेक जी, अंत में एक सवाल और है कि जैसे अब शिक्षक संकुल का निर्माण किया जा रहा है जी, तो जो एक NPR से 5 शिक्षक ऐसे निर्धारित किए गए हैं कि जो अपने संकुल को उच्च श्रेणी में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है सर? उनके लिए यही संदेश है कि वे विद्यालय में शिक्षकों से जाकर मित्रवत और एक अच्छे दोस्त की तरह और उनके सहयोगी की तरह कार्य करें, न कि एक अधिकारी की तरह कार्य करें। सहयोगी मानते हुए, न कि अपने आप को स्वयं को अधिकारी मानते हुए उस पर कार्य करें, अन्यथा वही बीच की दूरियां बढ़ेगी और जो हमारा लक्ष्य है उसे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे जी। यानी जो प्रेरक विद्यालय, प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जनपद, प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जनपद और प्रेरक विद्यालय बनाने का लक्ष्य है, वो केवल एक ही तरीके से पूरा हो सकता है कि अगर हम सभी आपस में अधिकारी न बनकर और एक दूसरे के सहयोगी बने। बिल्कुल सही कहा आपने विवेक जी। सपोर्टिव सुपरविजन आपस में, सपोर्टिव सुपरविजन, हाँ जी, मतलब यही बात है सबसे मेन बात इसमें। तो विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेसिक एजुकेशन चैनल से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। परिशिष्ट 3 ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका। इसमें ध्यानाकर्षण की तकनीक और तरीके दिए गए हैं, साथ ही दूसरी तरफ संभावित परिणाम और उसके लाभ दिए गए हैं। जैसे पहला है संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण। इसमें प्रिंट रिच कक्ष, जहां बच्चों को पढ़ने व चर्चा करने के तमाम अवसर मिले, विषयगत संसाधनों TLM की उपलब्धता हो। इसके लाभ होंगे, बच्चे विभिन्न संसाधनों का उपयोग कर आनंददायक तरीके से सीखेंगे। शिक्षकों को गतिविधियां कराने के लिए आवश्यक संसाधन कक्षा में ही उपलब्ध होंगे, जिससे सीखना सिखाना सुगम होगा। नंबर 2, कक्षा प्रबंधन, बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था में कम सुनने, कमजोर नजर वाले, बोलने में असुविधा वाले बच्चों को अग्रिम पंक्ति में बैठाना, अर्धचंद्राकार बैठक व्यवस्था करना, विभिन्न क्षमताओं के बच्चों की जोड़ी में व्यवस्था करना, लघु समूह में बैठक व्यवस्था। इसके लाभ होंगे, कम सुनने, कमजोर नजर वाले, बोलने में कठिनाई का अनुभव करने वाले या कम बोलने वाले शर्मीले बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। शिक्षक का सभी बच्चों पर ध्यान रहेगा, बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे।
सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में शामिल होने के मौके मिलेंगे। 3. रोचक प्रस्तावना, सरल से कठिन की ओर सिद्धांत के अनुसार पूर्व ज्ञान पर आधारित किसी दृष्टांत, कहानी अथवा कविता को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर पाठ्य वस्तु को प्रारंभ करना। इसका लाभ होगा, इसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय प्रवेश किया जाता है। इससे बच्चों को विषय को समझने में आसानी होगी, साथ ही उन्हें पाठ रुचिकर प्रतीत होगा। विषय वस्तु के पूर्व ज्ञान पर आधारित होने से बच्चों का ध्यान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर केंद्रित होगा। नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बच्चे जिज्ञासु एवं तत्पर रहेंगे। इसी तरह नंबर 4, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, यूज ऑफ रिक्वायर्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग। 6. प्रश्न पूछना, इंक्वायरी। 7. सीखने के लिए बातचीत, टॉक फॉर लर्निंग। 8. बच्चों के लिए कार्यपत्रक, यूज ऑफ वर्कशीट। 9. सभी को शामिल करना, इन्वॉल्विंग ऑल। 10. समूह कार्य, ग्रुप वर्क। 11. जोड़ी में कार्य, पेयर वर्क। 12. परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, यूज ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस। 13. अभ्यास के अवसर देना, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस। 14. अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, स्पायरलिंग। 15. सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। 16. शैक्षिक भ्रमण, विद्यालय परिसर में या विद्यालय से बाहर। 17. सरल से कठिन की ओर, प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। परिशिष्ट 4, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी FAQ। पहला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर सामान्य कक्षा शिक्षण से किस तरह अलग है? ध्यानाकर्षण शिविर विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है जिनका अधिगम स्तर उनकी कक्षा के अनुरूप नहीं है या जो सीखने में कक्षा के बाकी बच्चों से पिछड़ गए हैं। ऐसे बच्चों के लिए सामान्य रूप से कक्षा शिक्षण करने से विशेष लाभ नहीं होता है। यदि इनके साथ शिक्षक वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम पर ही कार्य करते हैं तो इसमें संदेह रहता है कि ये बच्चों को मदद करने वाला होगा। प्रश्न 2, ध्यानाकर्षण शिविर के उपरांत क्या अलग से कक्षा लगाई जाएगी? नहीं, अलग से कक्षा लगाने से बच्चों में हीन भावना आ सकती है। आप निर्धारित कक्षा में ही ध्यानाकर्षण तकनीकों पर आधारित शिक्षण योजना बनाकर उन बच्चों के साथ कार्य करेंगे जिनका अधिगम स्तर कक्षा अनुरूप नहीं है। इसके लिए आप मॉड्यूल में दी गई विभिन्न तकनीकियों का प्रयोग करें, जिनके उदाहरण भी दिए गए हैं। प्रश्न 3, ध्यानाकर्षण तकनीकों से शिक्षण करेंगे तो पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा? आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम लर्निंग आउटकम पर आधारित है तथा लर्निंग आउटकम दक्षता आधारित होता है। तो वास्तव में बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य बच्चों में प्रत्येक कक्षा की अपेक्षित दक्षताओं का विकास करना है। असल में चुनौती तो ये है कि अधिगम स्तर में अंतर की स्थिति में बच्चे वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से सामंजस्य कैसे बिठा पाएंगे। इसलिए प्रत्येक शिक्षक का दायित्व है कि वह अपनी कक्षा के बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर को जाने तथा उसी अनुरूप शिक्षण योजना बनाकर विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण कार्य करें। इससे निश्चित ही बच्चे कक्षा और विषयवार निर्धारित लर्निंग आउटकम्स को हासिल कर सकेंगे। प्रश्न 4, पिछली कक्षा के शिक्षकों ने ठीक से काम नहीं किया, तभी बच्चों का अधिगम स्तर कम है। इसकी सजा हमें क्यों दी जा रही है? इसे सजा के तौर पर नहीं देखना चाहिए। यह हर शिक्षक का कर्तव्य है कि अपनी कक्षा के बच्चों को बेहतर सीखने में मदद करें। इसके लिए उन्हें हर संभव प्रयास करना होगा। ध्यानाकर्षण तकनीकों के माध्यम से शिक्षण ऐसा ही एक प्रयास है। प्रश्न 5, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो विद्यालय में लागू नहीं है, तो फिर आप सतत आकलन करने को क्यों कह रहे हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। जैसे शरीर से रक्त को, नदी से उसके प्रवाह को और समुद्र से उसकी गहराई को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही सतत एवं व्यापक आकलन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अलग नहीं कर सकते हैं। अच्छे शिक्षक अपने बच्चों की सीख का लगातार आकलन करते रहते हैं ताकि वह उनके बेहतर सीखने के लिए जरूरी प्रयास कर सकें। यही सतत आकलन है। प्रश्न 6, आरंभिक परीक्षण का प्रश्न पत्र कौन तैयार करेगा? आरंभिक परीक्षण प्रश्न पत्र शिक्षक ही तैयार करेंगे। आपकी समझ के लिए इस मॉड्यूल में 4 ऐसे परीक्षण प्रश्न पत्र दिए गए हैं। प्रश्न 7, क्या आरंभिक परीक्षण प्रश्न पत्र को प्रिंट कराकर प्रत्येक बच्चे को देना होगा? शिक्षक इसकी व्यवस्था कैसे करेगा? अच्छा हो यदि यह प्रत्येक बच्चे को अलग से मिल जाए। इसके लिए आवश्यक फंड विद्यालय ग्रांट से मिल सकता है, अन्यथा आप श्याम पट पर भी प्रश्नों को लिख सकते हैं। प्रश्न 8, हमारे यहाँ तो कमजोर बच्चे आते हैं, वे कैसे सीखेंगे? यह एक भ्रांति है कि हमारे यहाँ कमजोर बच्चे आते हैं। वास्तव में कोई बच्चा कमजोर होता ही नहीं है। कोई किसी विषय में प्रवीण होता है तो कोई किसी और विषय में। क्या मछली पेड़ पर चढ़ जाती है, पर क्या वह पानी में बहुत अच्छे ढंग से तैरती नहीं है? क्या कोई खरगोश पानी में वैसे तैर लेता है जैसे कि एक कछुआ?
क्या सचिन तेंदुलकर विज्ञान विषय में कक्षा में अव्वल आते रहे हैं? नहीं। लेकिन क्या वे विश्व के महान बल्लेबाजों में शुमार नहीं हुए? तो फिर कौन तेज और कौन कमजोर? वास्तव में हमारा नजरिया ही किसी को तेज या कमजोर बनाता है। आप बच्चों को कार्य करने का अवसर दें, ऐसा माहौल बनाएं जहां बच्चे कार्य करने में रुचि लें, फिर सीखना तो स्वतः ही हो जाता है। एक शिक्षक का कार्य बच्चों को सोचने, प्रश्न करने, तर्क करने, कार्य करने आदि के अवसर देता है। प्रश्न 9। माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, हम कहाँ तक उन्हें पढ़ा पाएंगे? सर्वप्रथम तो हमें अपने कर्तव्यों व दायित्वों के प्रति सजग एवं ईमानदार रहना है। हम यह सतत आकलन करते रहें कि हमें जो कार्य करने हैं हमने किए या नहीं। आपका स्वयं पर अधिकार और नियंत्रण है। ऐसी स्थिति में एक पक्ष तो यह है कि आप अपनी मॉनिटरिंग स्वयं करें कि आप कर क्या रहे हैं। दूसरी बात रही बच्चों के माता पिता की, तो आप उनसे बात करके प्रोत्साहित कीजिए कि वे अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें। उन्हें उनके बच्चों की प्रगति से अवगत कराइए। हो सकता है कि वे इतने पढ़े लिखे ना हों कि शिक्षा के महत्व को समझ पा रहे हों, या फिर रोज कमाना रोज खाना वाली स्थिति में हों, तो उनके लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए समय दे पाना संभव नहीं लगता है। आप ऐसी स्थिति में भी अपना प्रयास जारी रखें। माता पिता को भी प्रोत्साहित करें तथा बच्चों के साथ रोचक तकनीकों से शिक्षण कार्य करते हुए उनके अधिगम स्तर में वृद्धि करें। प्रश्न 10। क्या इस प्रकार के ध्यानाकर्षण शिक्षण में समुदाय का सहयोग ले सकते हैं? कैसे? अवश्य। समुदाय या गांव में ऐसे पढ़े लिखे लोग अवश्य मिल जाते हैं जिनके पास कुछ समय है तथा वे 1 या 2 घंटे विद्यालय में शिक्षण कार्य में दे सकते हैं। आप उनसे अवश्य बात करें तथा उनके पास उपलब्ध समय के अनुरूप उन्हें विद्यालय में बच्चों का सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। ध्यानाकर्षण तकनीक 12 में इस पर विस्तार से बात की गई है। इसके साथ ही आरंभिक परीक्षण के पहले एसएमसी के साथ बैठक कर अपनी योजना के बारे में उन्हें बताएं तथा उन्हें इसमें सहयोग करने के लिए आमंत्रित करें। बाद में आरंभिक परीक्षण के परिणामों को भी उनके साथ साझा जरूर करें। ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के परिशिष्ट 5 में ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी दी गई है, जिसकी अवधि 50 कार्य दिवस है। इसमें 3 समूह, कक्षा 1 से 3 के अधिगम स्तर वाले बच्चे समूह 1, समूह 2 कक्षा 4 से 5 के अधिगम स्तर वाले बच्चे, समूह 3 कक्षा 6 से 7 के अधिगम स्तर वाले बच्चे। इसमें प्रार्थना सभा का समय प्रथम वादन, द्वितीय वादन, मध्यावकाश, तृतीय वादन, चतुर्थ वादन। परिशिष्ट 5 में ही ध्यानाकर्षण शिविर साप्ताहिक शिक्षण तकनीकियों के प्रयोग की कार्य योजना भी दी गई है। इसमें ध्यानाकर्षण शिविर के 50 दिनों की अवधि में 7 सप्ताह विभाजित किए गए हैं। इनमें कक्षा शिक्षण के लिए चयनित तकनीक का विभाजन है और साथ ही लर्निंग आउटकम्स की भी सूची बनाई गई है, जिसका आवश्यकता अनुसार शिक्षक स्वयं चयन करेंगे। साथियों, बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल की प्रेरक बातें कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यानाकर्षण शिक्षक हस्त पुस्तिका मॉड्यूल के सभी 4 भागों का विस्तार से हम और आप अध्ययन कर चुके हैं। प्रेरक बातें कार्यक्रम के अंतर्गत अगली कड़ियों में हम शिक्षण संग्रह और आधारशिला मॉड्यूल्स पर भी विचार करेंगे, जो मिशन प्रेरणा के लिए निर्धारित किए गए प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करने में अत्यंत उपयोगी है। और इन मॉड्यूल्स के माध्यम से हम मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं BEO बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन एंड एजुकेशनल चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए और नई नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।